आज एक दायरे में बाजार में कामकाज होता हुआ दिखा और जैसे कि हमने शो की शुरुआत में भी कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी ट्विंस, इन्फोसिस ये मार्केट को पूरा सपोर्ट लैंड कर रहे थे क्योंकि अच्छी तेजी स्टॉक से बनते हुए देखी। वहीं प्राइवेट बैंक स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक वीकनेस को लीड कर रहा था। एफएमसीजी स्टॉक्स ने जो मुनाफ वसूली थी वो बाजार पर थोड़ा दबाव ऊपरी स्तर पर बना रही थी। लेकिन आज के सेशन के अगर आप रेंज देखेंगे तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो 160 अंकों के दायरे में आज कारोबार होता हुआ दिखा। सेंसेक्स ने 566 अंकों के दायरे में कारोबार किया और निफ्टी बैंक ने 678 अंकों के दायरे में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो आज मिला जुला रेशियो था। निफ्टी के हालांकि 36 स्टॉक्स थे जो कि गिरकर बंद हुए, 14 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए हैं। सेंसेक्स में भी गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा रही, 21 स्टॉक्स थे जो कि गिरकर बंद हुए, वहीं 9 शेयर्स ऐसे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक के भी जो 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें से 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिरे हैं, वहीं बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 3 रही है। लेकिन निफ्टी एफ&ओ यहाँ पर 94 स्टॉक्स ऐसे जो कि दबाव के साथ रहे, 50 शेयर जो कि बढ़कर बंद हुए हैं। लेकिन अगर आप एनएससी बीएससी के आंकड़े देखेंगे तो एक चीज क्लियर रहेगी कि मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में खरीदारी अभी भी हो रही है। लगातार आज चौथा सेशन था जो जोरदार बाइंग हुई है। ये आंकड़े साफ तौर से ये स्टोरी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए दिग्गजों के उलट मिड कैप्स का हाल, एनएससी के 1150 स्टॉक्स ऐसे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, 683 शेयर्स ऐसे जो कि दबाव के साथ हुए हैं क्लोज। वहीं बीएससी के 1482 स्टॉक्स थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं और लगभग 1012 शेयर्स जो कि गिरकर बंद हुए हैं। अब देखिए कंट्रीब्यूट तेजी की तरफ कौन कर रहा था। एचडीएफसी बैंक की ओर से 36 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस की ओर से 22 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी और रिलायंस की ओर से 15 से 19 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। जो स्टॉक्स नीचे ड्रैग कर रहे थे उसमें आईसीआईसीआई बैंक जो कि 3.5% गिरकर बंद हुआ, नेगेटिव न्यूज फ्लो भी रहा, 21 अंक गिरा। 21 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इसने नेगेटिव साइड पर किया। आईटीसी ने 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया, एक्सिस बैंक ने 12 अंकों का और एचयूएल ने 8 अंकों कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में किया है। तो ये दिग्गजों का हाल था। लेकिन मिड कैप्स में एक बार फिर से हमने देखा कि जो छोटी छोटी पॉकेट्स थी, कुछ चुनिंदा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, पेपर शेयर्स, केमिकल शेयर्स, यहाँ पर अच्छी बाइंग होती हुई देखी और सीएनबीसी आवाज पर जो मिड कैप स्टॉक्स पर आपको खरीदारी की सलाह मिली वहां भी अच्छा पैसा आज के सेशन में बना है। लेकिन चलिए सभी जानकारों को शामिल करते हैं। आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद है आर वेंकटरमणी, इसके अलावा वीरेंद्र हमारे साथ हैं जो कि आपको बताएंगे पूरा डेटा, डेरिवेटिव फ्रंट पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बेसिस पे क्या सेंस बन रहा है। सुमित एसीसी के रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे, जो नंबर्स कल आएंगे। यतिन कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो कि डीलिंग रूम का चेक आपके सामने लेकर आएंगे। सभी का स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र के पास चलते हैं और उनसे ये समझ लेते हैं कि डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है आज। वीरेंद्र, जो उथल पुथल भरा सेशन रहा, ऊपर नीचे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखा, क्या डेरिवेटिव डेटा भी ऐसे ही लैक लस्टर था या फिर कोई डायरेक्शनल मूव कल मार्केट लेगा, ऐसा कोई इंडिकेशन मिला है? देखिए, आखिरी में 3 स्टॉक्स ने काफी अगर आप देखें वोलेटिलिटी दी, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का। लेकिन डेटा मोर और लेस सेम है दीपाली, क्योंकि बेस एज पर द ऑप्शन सेट्स 9000 अभी भी नजर आ रहा है। 9000 के पुट में आउटस्टैंडिंग वही करीब 14,60,000 का, और यहाँ पे आज भी 3.5 लाख पुट बिकी और 91 रुपए अगर आप देखें करीब 2.5 लाख पुट बिकी। तो अगर आप उससे पूछे बेस क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस इस वोलेटिलिटी के बावजूद, तो वो है 9050 और 9100। ऊपर आज हमने 9350 तक का सफर तय किया, लेकिन कुछ खराब न्यूज आ गई उसके बाद। लेकिन हर्डल जो नजर आ रहा है दीपाली वो है 9400 और 9500 की रेंज, क्योंकि इसी रेंज में ये 2 स्ट्राइक्स लेके लगभग 18 लाख का आउटस्टैंडिंग वही खड़ी है। यानी एक कमजोर रेजिस्टेंस है 9400, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 9100। निफ्टी बैंक यू टर्न इसीलिए लिया आज और इन द लीडरशिप ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग एक क्लियरली विजिबल है दीपाली के बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आता है 20,000 से लेकर 20,200 की रेंज में, और इनफैक्ट 20,400 की रेंज में, क्योंकि यहीं पर लगभग 4 स्ट्राइक्स यानी 20,000, 20,100, 20,200, 20,300 लगभग 3.25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो 20,000, 20,100 काफी स्ट्रॉन्ग बेस, और एक रेजिस्टेंस जो विजिबल है वो है 21,000 और 21,100, जहां पे करीब करीब 3 लाख कॉल्स खड़ी हुई है दीपाली। शुक्रिया वीरेंद्र ये डेटा शेयर करने के लिए। अब स्ट्रैटेजी आपके इंडेक्स पर क्या होनी चाहिए, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। पहले राजा वेंकटरमन हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर वेंकटरमन, गुड इवनिंग। पहले तो बताइए, आपने वीरेंद्र को भी सुना, डेटा आपने भी स्टडी किया है, आप कल के लिए सेंस क्या मिल रहा है? अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, क्या लाइकली रेंज रह सकती है और अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो आपका सजेशन क्या होगा? ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो हम चाल देख रहे हैं, इससे एक बात साफ जाहिर है कि ऊपर में जो लेवल्स हम देख रहे हैं उसको बनाए बनाए रखने की कोशिश जारी है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में एक अच्छी परिस्थिति दिख रही है, जहां पर आप थोड़ी
लेने की आप संभावना रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक पुल बैक का एक अवसर दिख रहा है, तो हमें 20,100 की तरफ एक पुल बैक आए तो हमें लेना चाहिए। और निफ्टी में अब भी एक बुलिश माहौल है, तो हमें निफ्टी में बाई करने की एक संकेत रखता हूं मैं। और 9,300 के ऊपर निफ्टी जाने पर मैं निफ्टी में लेन करना चाहूंगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच कल एक रेंज होगा 9,400 ऊपरी स्तर पर और नीचे के स्तर पर 9,200। तो ये स्तर होगा निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए होगा 20,100 से लेकर 20,600। ठीक है, तो रेंज दोनों इंडेक्स की क्या रह सकती है वो आपको सजेस्ट किया गया है, उसी के हिसाब से अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स पे करते हैं फोकस, और जिन स्टॉक्स ने आज बाजार में जान भरी है उन पर पहले बातचीत कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक अच्छे नंबर्स, और नंबर्स के बाद अच्छा मूव स्टॉक में आज रहा। अब ये बताइए, आज तो इसमें 3.5% के आसपास की बढ़त रही, 950 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। जिन्होंने तेजी की पोजीशन कैरी कर ली है उनके लिए क्या सजेशन होगा, क्या करना चाहिए उनको कल के सेशन में? अगर आप एचडीएफसी बैंक की चाल देखेंगे, इसमें अभी थोड़ी प्रेशर अभी भी मौजूद है, और हायर लेवल्स पर इस पे बिकवाली दबाव आ रही है। तो जो भी रिजल्ट से पहले जो हमने रणनीति देखा हमने, तो वो रणनीति पे यहाँ पर एक मुनाफा वसूली देखने मिलेगा हमें। तो इसीलिए हमें अब जाकर एचडीएफसी बैंक में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए हमें। हालांकि जो पुल बैक आएगी 9,910 या 900 के स्तर पर, वहां पर हम लेने की उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरा संकेत ये रहेगा कि आप कल चलकर इस पे आप मुनाफा वसूली कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लेना उचित नहीं है। ठीक है, तो नई पोजीशंस नहीं बनानी है एचडीएफसी बैंक में, लेकिन हाँ कल अगर ये ऊपर खुले या फिर मोमेंटम कंटिन्यू हो तो प्रॉफिट्स आपको बुक करने हैं, यही सजेशन होगा। अच्छा, एक बैंक स्टॉक और जो कि एचडीएफसी बैंक के उलट चाल चल रहा, स्पेशली आखिरी के आधे घंटे में, वो है आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक। 3.5% गिरकर ये बंद हुआ, और खबरें यहाँ पर ये हैं, जो कि सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर भी है, कि 700 करोड़ से ज्यादा का घाटा बैंक को हो सकता है। ये घाटा क्यों हो सकता है, क्या डिटेल्स है, क्या इम्पैक्ट इसका होगा आईसीआईसीआई बैंक पर, इस तमाम पहलुओं को समझते हैं। नीरज वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी बताइए एग्जैक्टली आईसीआईसीआई बैंक, आपकी इस खबर के बाद हमने एक तो अंदाजा तो लगा जा सकता है कि सिवियरिटी इस खबर की कितनी है, बट स्टिल क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने सिंगापुर के ऑयल ट्रेडर को फाइनेंस किया था, कार्गो फाइनेंसिंग उसको बोलते हैं। तो जब इन्होंने कार्गो फाइनेंस किया था तो उसका रूल ये होता है कि कार्गो आपने जो फाइनेंस किया, जैसे ही कार्गो की सेल होगी तो वो उसका पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन जिस कंपनी को इन्होंने फाइनेंस किया था, उस कंपनी ने इनको धोखे में रखा। उन्होंने उसको ये नहीं बताया कि उसका मार्क टू मार्केट बहुत लॉस हो चुका है, और साथ ही उसने कार्गो को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया, और इनको ये जानकारी नहीं दी। इसलिए इनको जब ये जानकारी पता चली तो ये इस प्रोसेस में है कि शायद वो उस वेसल को इम्पाउंड कर पाएंगे। तो इससे इनको नुकसान ये होगा कि इन्होंने $100 मिलियन के आसपास का करीब फाइनेंसिंग को की थी, जो आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 750 करोड़ बैठता है। अब मामला खुला कैसे? पूरा खुला इसलिए कि जो कंपनी थी वहाँ की, जो कार्गो वाली कंपनी, ऑयल ट्रेडिंग की, सिंगापुर की सबसे बड़ी कंपनी है वो, उसने हाईकोर्ट में अपना मामला दायर किया और उसने सरकार से मोरेटोरियम मांगा है कि हमें 6 महीने के लिए मोहलत दी जाए, क्योंकि हम डिफॉल्ट कर गए हैं और हमारे पास पैसे नहीं चुकाने के लिए। तब ये बात सामने निकल गई। उस एफिडेविट के अंदर उस सारे बैंकर्स का नाम लिखे, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक का भी नाम है, जहाँ पे $10 करोड़ का इनको नुकसान हो सकता है। अब आने वाली तिमाही के नतीजों में पता लगेगा कि प्रोविजनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 750 बहुत मुश्किल लगती है। शुक्रिया नीरज जी डिटेल्स बताने के लिए। तो जो खबर बताई है नीरज जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे आगे डेवलप होगी उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो डिटेल्स उसके मुताबिक 750 करोड़ के आसपास का घाटा बैंक को हो सकता है। आज हमने 3.5% के आसपास की वीकनेस इस खबर के आने के बाद देखी। अब ये बताइए, क्योंकि खबर नेगेटिव है, 750 करोड़ का अमाउंट छोटा नहीं है, ऊपर से सेंटिमेंट ऑलरेडी मार्केट में अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं, तो ऐसे में नीचे की तरफ लाइकली रेंज क्या रह सकती है? सपोर्ट आप कहाँ देख रहे हैं? कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अभी भी है, या फिर अवॉइड करेंगे कोई ट्रेड कल के लिए? नहीं, बिल्कुल ये न्यूज़ की टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, और जो रणनीति देखी हमने आईसीआईसीआई बैंक में पिछले दिन, यहाँ पर एक अच्छी जगह पर एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मुनाफा वसूली देखेंगे हम, और जो बिकवाली दबाव दिखने मिलेगी, यहाँ पर रेंज मिल रहा है 345 के रेंज पर आपको। कल के लिए वो क्या है? हाँ,
तो मैं मार्केट की जो एक सेल करना चाहूँगा, तो मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा लॉन्ग के लिए, और मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है बाई भारत फोर्ज में, क्योंकि भारत फोर्ज में हमने काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि एक वीक वाली दबाव थी, लेकिन स्टॉक एक रेंज के दौर से गुजरने के बाद एक अच्छी रेंज से निकला है आज, तो इसे मैं करंट लेवल्स पर बाई करना चाहूँगा। जो एक सेल करना चाहूँगा एक स्टॉक को, वो स्टॉक है इंडिगो। आज देखा हमने सवेरे गैप डाउन के बाद प्राइसेस काफ़ी नीचे चली गई, और उसके बावजूद मार्केट में 970। ठीक है, तो ये स्टॉक्स आपको बताए गए हैं 10 दिन के आसपास का। तो ये इसी के आसपास ही गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही में, और वो इसलिए हुआ कि लॉकडाउन भी है और कोविड-19 के चलते, जो कि 10 से 15 दिन के आसपास राइस क्वार्टर में, जिसकी वजह से वॉल्यूम थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। एबिटा फ्रंट पे करीब 2% के आउटपुट के तौर पे होता है, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखाई पड़ेंगे वाई बेसिस पर भी और सिक्वेंशियल बेसिस पर भी। साथ ही साथ तमाम सीमेंट कंपनियों ने प्राइस हाइक भी किया है, चाहे वो नॉर्थ की हो, सेंटर की हो, साउथ की हो। मेजर बेनिफिशियरी उसका नॉर्थ और सेंटर वाले रहेंगे, और एसीसी उनमें लाया करता है, तो एक अच्छा बेनिफिट प्राइस हाइक का भी रहेगा, जिसकी वजह से इनके रियलाइजेशन पर टन जो है वो इंप्रूव होकर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मार्जिन इंप्रूव होंगे, EBITDA इंप्रूव होगा, लेकिन मुनाफे में एक गिरावट वाई बेसिस पे रहेगी, क्योंकि एक हाई बेस है, करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास, 40% के आसपास का डिक्लाइन रहेगा, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में एक हाई बेस था। तिमाही आधार पर अगर देखेंगे तो मुनाफा जरूर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको 1 से 1.5% के आसपास का जंप मुनाफे में तिमाही आधार पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन मोरलेस फ्लैट रहेंगे, और वॉल्यूम जो कि सबसे क्रूशियल पार्ट है, करीब 6.6 मिलियन टन के आसपास आने का अनुमान है, जो पिछले साल करीब 7.5 मिलियन टन था, और पिछले तिमाही में करीब 8 मिलियन टन था। तो वॉल्यूम डेंट होगा, रियलाइजेशन की वजह से नंबर सीक्वेंशियली बेहतर होंगे, वाई बेसिस पे हाई बेस की वजह से थोड़ा प्रेशर में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल नंबर फ्लैट रहेंगे। शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। तो जो डिटेल्स सुमित ने बताई हैं उसके मुताबिक नंबर्स मिले जुले रह सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर नंबर्स स्लाइटली बेटर रह सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सीमेंट कंपनीज के जो ऑपरेशंस हैं वो पार्शली शुरू हुए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अब पिक हो सकती है प्री मॉनसून। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर कामकाज थोड़ा लाइकली है कि अब शुरू हो। तो अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो सीमेंट की डेफिनेटली डिमांड आएगी, और जैसे कि सुमित ने मेंशन भी किया कि प्राइस हाइक का ऑलरेडी एक इम्पैक्ट हम नंबर्स पे भी देखेंगे, तो थोड़ा जो सिनेरियो है वो स्लाइटली पॉजिटिव अब हुआ है सीमेंट कंपनीज के लिए। लेकिन मिस्टर वेंकटरमन आप बताइए, नंबर्स से पहले कैसे ट्रेड लेना चाहिए? आपने नंबर्स तो सुने, सुमित ने जैसे कि समझाए कैसे आ सकते हैं, आप चार्ट देखकर बताइए, और दोनों का मिक्स करके कि अब अगर खरीदना हो तो किस लेवल के ऊपर लेना चाहिए, बेचना हो तो क्या स्ट्रैटेजी हो, और किस रेंज के बीच में मोस्टली प्ले होता हुआ दिख सकता है? तो जब आप एसीसी की चार्ट देख रहे हैं और जब उसकी जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट के पहले एसीसी में एक बिकवाली दबाव दिख रही है। तो अगर इसकी रिजल्ट अच्छी आए तो यहाँ पर एक बिकवाली दबाव आने से एक अच्छा समर्थन बन सकता है 1130 से लेकर 1040 पर। अगर उस स्तर पर लेने की उम्मीद रख सकते हैं, तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ये जो रेंज है 1170 से लेकर 1140, वो रेंज यूज कर सकते हैं एक सेल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आपको लेना है एसीसी, तो उसका 1190 पर एक काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर ही लेना उचित है। या अब पुल बैक में लेना चाहेंगे तो 1140। तो आप समझ कर चल सकते हैं कल के लिए 1140 से लेकर 1190 का एक रेंज है, जहां पर एक सेलिंग प्रेशर आएगा, और पुल बैक पे आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एसीसी के लिए आपको एक रेंज बताई गई है, और उसी के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। तो नंबर्स देखने के बाद अच्छे हैं, अनुमान से खराब है या फिर बेटर है, उसके हिसाब से रणनीति बनाइए, लेकिन लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिए, जो कि बताए हैं आपको मिस्टर वेंकटरमन ने। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको बताएंगे, और ये जो खबर है वो शुगर कंपनियों से जुड़ी हुई है। एक्सक्लूसिव खबर सीएनबीसी आवाज के लक्ष्मण रॉय हमारे साथ बने रहेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे, और अब रुक करेंगे सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का, और ये एक्सक्लूसिव खबर जुड़ी हुई है शुगर कंपनियों से। दरअसल चीनी कंपनियों को सरकार से राहत मिल सकती है, सूत्रों के थ्रू ये खबर मिल रही है, लेकिन ये राहत किस तरीके की होगी,
क्या मायने हैं इसके शुगर कंपनियों के लिए, समझते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण जी बताइए, क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? मुताबिक सरकार अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है कि शुगर इंडस्ट्री को कैसे लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा नकदी मुहैया कराया जाए। इसको लेके दो तीन विकल्प हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है। एक तो है कि सॉफ्ट लोन जो शुगर कंपनियों को मिलता है उसको 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया जाए। दूसरा विकल्प है कि जो इनको अलग अलग सब्सिडी दी जाती है उसको समय पर पेमेंट किया जाए। आपको बता दूं कि इस बारे में जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, शुगर इंडस्ट्रीज की बॉडी है, उन्होंने सरकार को एक सिफारिश सौंपी है। उसके तहत ये कहा है कि जो हमें सॉफ्ट लोन मिलता है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसकी मियाद इसी महीने खत्म हो रही है। इस सॉफ्ट लोन के तहत 7% सस्ते में उनको कर्ज मिल जाता है। इससे उनके पास करीब 7,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नकदी आ जाएगी। दूसरा कि जो सरकार सब्सिडी देती है बफर स्टॉक के तौर पर, एक्सपोर्ट के तौर पर, इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर, उसमें काफी देरी होती है। तो इंडस्ट्री ने डिमांड की कि 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित कर दीजिए ताकि समय पर सब्सिडी का पेमेंट हो सके। तो सरकार इंडस्ट्री की इन मांग को विचार कर रही है और कोरोना वायरस की वजह से शुगर की डिमांड में जो कमी आई है, उनके पास जो नकदी की समस्या आई है, उसको दूर करने के लिए सरकार इसका कदम उठा सकती है, अंतिम फैसला ले सकती है। इससे किसानों को भी सरकार फायदा देख रही है ताकि उनको भी राहत पहुंचे। शुक्रिया लक्ष्मण, ये एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। तो शुगर कंपनियों के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर ये कहें कि कल शुगर स्टॉक्स जोरदार एक्शन में रह सकते हैं इस खबर के मद्देनजर, क्योंकि खबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार नकदी मुहैया कराने के लिए कुछ जरूरी कदम उठा सकती है, जिसमें सॉफ्ट लोन की मियादी बढ़ाने पर विचार हो सकता है। और अगर शुगर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखें भी मिस्टर वेंकटरमन, तो इस महीने की शुरुआत से हमने देखा था कि एक जोरदार मोमेंटम बना था। 5-6 सेशन तक ये स्टॉक लगातार चले थे और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। अब डेफिनेटली कल एक्शन तेजी का रह सकता है इस खबर की वजह से। कोई एक स्टॉक जो कि आपको चार्ट्स पर बेहतर लग रहा है, जहां पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए कल? हाँ, अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे तो मुझे 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। एक है EID पैरी, जिसका भाव है 150 रुपए की। वो काफी एक हफ्ते की ट्रेडिंग सेशन से एक कंसोलिडेशन बना रही थी अराउंड 140 से लेकर 150 की रेंज पर। और आज ये जो न्यूज के पहले जो प्राइजेस में हमेशा आपको पहले दिख जाता है जो चार्ट, उसमें अच्छी नजर दिख रही है हमें। इसे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग तरह भी देख सकते हैं। इसका रणनीति हमें दिख रहा है 170 के आसपास। आप 170 का टारगेट रखकर 140 की स्टॉप लॉस रखकर इसे आप ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आंध्रा शुगर, उसकी रेट है 213 और इस पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 200 रुपए का, और इस पर आप टारगेट की उम्मीद रख सकते हैं 245 की। तो ये 2 स्टॉक काफी अच्छी सेटअप है। उसमें मोमेंटम इंडिकेटर्स भी अच्छा लक्ष्य दिखा रहे हैं। तो हमें इसे 2 स्टॉक्स पर गौर करना चाहिए कल ये न्यूज के पीछे। ठीक है, तो 2 स्टॉक्स आपको बताया गया। एडी पेरी तो इनफैक्ट आज मोमेंटम में भी था, पॉजिटिव साइड पर खरीदारी का मूड बना हुआ था इस स्टॉक में। लेकिन चलिए अब यतन के पास चलते हैं। हर रोज वो बताते हैं आपको 3 स्टॉक्स जहां पर डीलिंग रूम में बस बना हुआ है खरीदारी या फिर बिकवाली की तरफ। बताइए यतन, आज कौन से 3 शेयर्स हैं? देखिए, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान दीजिए। बहुत दिनों बाद ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके यहाँ अच्छी खासी क्लोजिंग आई है। यहाँ डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि जो टेक्निकल सेटअप है और जो अप्रैल सीरीज में ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है लॉन्ग साइड पे, वहां से लगता है कि यहाँ से अच्छा खासा ट्रेडिंग अपसाइड आ सकता है। इसके अलावा जी लिमिटेड में भी काफी सारी छोटी छोटी डील्स हमने आज देखी थी, हो रही थी NSE BSE दोनों जगह पर। और डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहाँ बहुत सारी जो सेलिंग थी वो खत्म होने जा रही है और यहाँ HNI का एक्शन भी काफी अच्छा है, तो यहाँ भी खरीदारी करने की राय है। और आखिर में PSU स्टॉक्स में BHEL और नाल्को, ये 2 स्टॉक्स में खरीदारी की राय है। खास करके नाल्को में जो अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। आज वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो 40 से 50% ज्यादा थे एक वीक के एवरेज से। और यहाँ CPSE ETF की जो रीबैलेंसिंग होनी है शॉर्ट टर्म में, वहां से भी एक ट्रिगर आ सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो नाल्को में भी खरीदारी की राय है CPSE ETF की रीबैलेंसिंग के पहले। शुक्रिया यतिन ने डिटेल्स बताने के लिए। तो जो लास्ट स्टॉक यतिन ने बताया है नेल्को, इस पर एक राय ले लेते हैं। कैश मार्केट का नाल्को की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा एक्शन ने विद वॉल्यूम्स आज बनते हुए भी देखा था। इस पर अपनी राय दीजिए, क्या व्यू है? जिन्होंने खरीदा हुआ हो या फिर नई पोजीशंस बनानी हो तो क्या सजेशन होगा? हाँ, अगर आप नए पोजीशन बनाना चाहेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 36 रुपए के ऊपर इस पर गौर कीजिए। 36 रुपये सॉरी 34.50 के ऊपर आप इस पर गौर कर सकते हैं।
क्योंकि अब जो करंट मूव हम देख रहे हैं इसमें इस पर एक प्रॉफिट बुकिंग की एक नजर आ रहा है हमें, तो इसे थोड़ी इधर यहाँ पर एक बिकवाली दबाव आ सकती है। तो अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो वो जो पुल बैक के ले सकते हैं अराउंड 3150 के लेवल्स पर। अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो वो 3450 के ऊपर ले सकते हैं, वरना यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की मुझे एक संकेत नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए शुक्रिया मिस्टर वेंकटरमन ये स्टॉक्स पर अपने व्यूज बताने के लिए। तो कई स्टॉक्स पे आपको कल के लिए स्ट्रैटेजी मिली है जो खुद के पर्सनल ट्रेड्स हैं मिस्टर वेंकटरमन की ओर से, उसमें भारत फोर्ज बाय करने की सलाह है, इंडिगो में सेल कीजिए। तो ये 2 स्टॉक्स हैं, बाकी शेयर्स पर भी उन्होंने अपना व्यू दिया है। लेकिन चलिए इसी के साथ मार्केट टुडे को समेटने का वक्त हुआ है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।